नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है समीर सोनी की। इन्होंने पूछा है, धनुलग्न की कुंडली में छठे भाव में शनि और गुरु, 10वें भाव में सूर्य और बुध और 11वें भाव में शुक्र हैं, तो क्या जीवन भर धन की परेशानियां रहेंगी? जातक ऋणी होगा? देव गुरु बृहस्पति को धन का कारक भी कहा गया है। धनुलग्न की कुंडली हो या किसी भी लग्न की कुंडली हो, धन के कारक देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब आपकी कुंडली में धनेश शनिदेव लग्नेश के साथ ऋण भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। फलतः जातक के जीवन काल में ऋण की समस्या रहेगी। विशेषकर अगर ऐसा जातक ऋण ले लेता है, ऋण किसी को दिला देता है, ऋण से उसे सदैव सतर्क रहना चाहिए। ऋण लेना, ऋण देना, ऋण दिलाना, तीनों ही करना ठीक नहीं है। तीनों ही स्थितियों में जातक ऋण में फंसेगा। ऐश्वर्या चित्रांशी, इन्होंने पूछा है, मेरी कुंडली में 5वें में शनि है और वर्तमान में 5वें में ही गोचर कर रहे हैं और मेरा तलाक हो गया। क्या जब भी शादी करेंगे तब हर बार तलाक ही हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हां, जब जन्म कुंडली के पंचम में शनिदेव, अभी तो पंचम शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं अपने कार्यक्रमों में आपको सदैव कहा करता हूं, पंचम शनि जातक को हर तरह से परेशान कर देते हैं, बहुत संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपका तलाक ही होगा, परंतु जब जन्म कुंडली के, वैसे तो सप्तम भाव से पहला विवाह और नवम भाव से दूसरे विवाह का विचार होता है, परंतु दाम्पत्य का विचार मूलतः कुंडली के सप्तम से ही सदैव होगा, वो चाहे पहला विवाह हो या 5वां। अब गौर करिए कि सप्तम पर यदि शनिदेव की दृष्टि है तो दाम्पत्य जीवन एकदम सुखद तो नहीं होगा। अब इसमें भी यदि आप स्त्री हैं तो स्त्री की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति को देखना होगा, शुक्र की स्थिति को देखना होगा जो दाम्पत्य के कारक हैं। अगर ये भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं कुंडली में, जैसे देव गुरु भी पीड़ित हैं कुंडली में, तो उस अवस्था में तो फिर विवाह कोई भी हो, दाम्पत्य सुखद नहीं रहेगा और तब संभव है कि तलाक की स्थिति भी उत्पन्न हो। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा, नवम का यहां जिक्र नहीं है, गुरु की स्थिति का जिक्र नहीं है। अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप दूसरा विवाह कुंडली मिला करके, समझ करके, और फिर जब अच्छी ग्रह स्थिति हो तब करिए, तलाक की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। वरुण जी हैं, इन्होंने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली में 11वें भाव में वक्री शनि 18 डिग्री पर, पंचम के शुक्र 14 डिग्री और सप्तम के गुरु 11 डिग्री एवं राहु 27 डिग्री की दृष्टि है, और अनुराधा नक्षत्र चंद्रमा 9 डिग्री पर द्वितीय भाव के मंगल 16 डिग्री और शनि की दृष्टि है। क्या मैं नीलम सोने की अंगूठी में पहन सकता हूं? मेष लग्न की कुंडली में 11वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। देखिए, मेष लग्न की कुंडली में शनिदेव 10वें भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन फिर भी इनको कारक नहीं कहा गया, क्योंकि इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो लाभ भाव में होती है, और लाभ भाव छठे से छठा होने के चलते रोग को प्रदर्शित करता है। फलतः इस लग्न में वो कारक नहीं है। अब अगर आप नीलम धारण करते हैं तो ऑलरेडी शनि की दृष्टि लग्न पर होने के कारण, शनि की दृष्टि जैसा कि आपने लिखा है कि पंचम में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र पर होने के कारण जब शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो यह भी एक प्रकार से राजयोग भंग है, तो आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। और ये हैं भारती सिंह ठाकुर, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न गुरु शनि दूसरे भाव में, गुरु की दशा में शनि का अंतर कैसा रहता है? कन्या लग्न की कुंडली में यदि देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं, और 2 केंद्रों के स्वामी होकर के जाकर के बैठे हुए हैं कुंडली के दूसरे भाव में। अब बारी आती है शनिदेव की,
तो दोनों की युति है। और मैं आपको बता दूं कि जब अंतर दशा का समय आएगा तो ये बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ, एक साथ जब ग्रह होते हैं तो उनका भी अंतर, वैसे तो अंतर ज्यादा बेहतर वही होता है कि केंद्र का संबंध हो या त्रिकोण का संबंध हो, नवम पंचम संबंध हो। बाकी में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी द्वितीय भाव में देवगुरु धनकारक होकर के बैठे और दो केंद्रों के स्वामी हैं, तो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये जरूर देख लीजिए कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि न पड़ रही हो, तब मानसिक परेशानी इत्यादि हो। बाकी वैसे देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिव्यांश ठाकुर ने पूछा है, देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु लग्न में चंद्रमा मारक ग्रह क्यों होते हैं? ऐसे ही मीन राशि में सूर्य मारक ग्रह क्यों होते हैं, जबकि वो गुरु के नैसर्गिक मित्र हैं? इस सवाल का जवाब आप, इसका मतलब यही है कि आप मेरे ज्योतिषीय कार्यक्रम नहीं देखते हैं। ये बहुत प्रारंभिक दौर की बातें थीं, बेहद प्रारंभिक दौर में बताया। शायद यही प्रारंभिक स्थितियां छूट गई हैं, जिसको लेकर के, हालांकि मैंने बताया है, अपनी तरफ से इन बातों को समझाया हुआ है, पर मुझे लगता है कि एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, एक ऐसा प्लेलिस्ट होना चाहिए जिसमें ज्योतिष बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से हो, जहां चीजों को समझाया जा सके। सूर्य और चंद्रमा को मारक दोष नहीं लगता है। सूर्य और चंद्रमा, ये जब ऐसी स्थिति होती है जहां आप चर्चा कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन ये मारक होकर के भी मारक दोष उत्पन्न नहीं करते। यानी इसका मतलब समझिए कि कर्क लग्न की, धनु लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा अष्टमेश हैं, तो वो किसी भाव में जाकर के बैठेंगे तो उस भाव में उस तरह से दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे जैसे कि बाकी के और ग्रह। जैसे कि बाकी के और ग्रह लग्न में भी होंगे तो वैसा दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे जैसा कि बाकी के ग्रह। वैसे ही सूर्य मीन में, अगर मैं मीन की कुंडली में है और कहीं भी बैठेंगे तो वैसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जैसा कि बाकी के ग्रह अष्टमेश होकर के पहुंचाते हैं। इनको अष्टम का दोष नहीं लगता है। अगला प्रश्न अनिमेश का है। इन्होंने पूछा है, मकर लग्न में पंचम भाव में शनि, राहु और बुध और सप्तम भाव में शुक्र, अब क्या होगा इसका प्रभाव? मकर लग्न में पंचम भाव में शनि, राहु और बुध और सप्तम भाव में शुक्र। देखा जाए तो मकर लग्न की कुंडली में अगर पंचम भाव की चर्चा करें तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, वृषभ राशि में आपने शनि, राहु और बुध की युति की चर्चा की है। अब शनि, राहु और बुध की युति यदि पंचम में है और सप्तम में शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये पुरुष की कुंडली के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दांपत्य जीवन के लिए भी बाधक है और संतान सुख में भी कमी लाने वाला है, क्योंकि शनि राहु की युति पंचम में ये कहीं ना कहीं संतान प्रतिबंधक योग, श्रापित योग की स्थिति है। तो ये संतान सुख, दांपत्य सुख दोनों को कमजोर करने वाला बनेगा। अगला प्रश्न है सुनील जी का। इन्होंने पूछा है, मेरी कर्क लग्न की कुंडली में मंगल नीच के लग्न में है, पांचवें भाव में राहु नीच के, अष्टम भाव में चंद्र और गुरु की युति, 11वें भाव में शुक्र और केतु की युति, केतु भी नीच के, 12वें भाव में शनि बुध सूर्य की युति, शनि अस्त हैं, चंद्र मृत हैं, गुरु और बुध वक्री हैं। कोई भी ग्रह मेरे लिए सहायक है जिसको मैं बल दूं और मेरी जिंदगी में कुछ खुशी आए? देखिए, सबसे पहले तो बाकी के ग्रहों की चर्चा हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लग्नेश की स्थिति। लग्नेश आपकी कुंडली में, जैसा कि आपने बताया हुआ है, मृत अवस्था में है। जब भी जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर होते हैं, अस्त या मृत होते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन काल में जातक के संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। अब आपने बाकी की जो कुंडली की स्थिति बताई है, कर्क लग्न, देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा कि कोई तो ग्रह सहयोगी हो। नीच के ग्रह के बारे में मैं हमेशा से अपने कार्यक्रमों में कहता आया हूं, समझाता आया हूं, फिर आपके लिए दोबारा समझा रहा हूं। नीच ग्रह होने का मतलब यह नहीं है कि आप उस ग्रह के केवल और केवल दुष्प्रभाव को ही गिनिए। मैं मंगल को ही ले लेता हूं, निसंदेह मंगल नीच का है, लग्नगत है, उससे कुछ परेशानियां हैं, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली में मंगल भाग्येश भी होते हैं। फलतः आप अपने मंगल को ही बलि करिए, अपने मंगल को ही बलि करिए। अब जाहिर सी बात है, जब नीच का ग्रह है तो आपको गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा, जल्दबाजी कराएगा, जिससे आपको नुकसान भी हो। हनुमान जी की शरण में बने रहिए तो आपकी परेशानी दूर होगी। हालांकि आपने जिस तरह की ग्रह स्थिति बताई है, संघर्ष तो दर्शा रहा है, लेकिन मैं एक ही कहूंगा बात, मंगल को बलि बनाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, आपकी परेशानियां खुद ब खुद इससे दूर हो जाएंगी। ये हैं कमाल मेहरा। इन्होंने पूछा है, कर्क राशि और कन्या लग्न और लग्न में ही शनि दूसरे भाव में,
सूर्य तीसरे में, शुक्र बुध षष्ठ में, केतु 11वें में, चंद्रमा 12वें में, मंगल राहु गुरु कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, शादी भी नहीं होती। कर्क राशि और कन्या लग्न, लग्न में ही शनि, दूसरे भाव में सूर्य, तीसरे भाव में शुक्र बुध, षष्ठ में केतु और 11वें में चंद्रमा, 12वें में मंगल राहु गुरु, 3 ग्रह, और कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कर्क लग्न की कुंडली में जैसा कि मैं देख रहा हूं कि कर्क राशि और कन्या लग्न, तो कन्या लग्न की कुंडली में यदि देखा जाए तो लग्नेश बनते हैं बुध, और आप कह रहे हैं कि शनि दूसरे भाव में, सूर्य तीसरे में, शुक्र बुध षष्ठ में, तो आपने बुध को षष्ठ में बताया, तो लग्नेश जाकर के षष्ठ में बैठे हैं तो पहले तो संघर्ष से मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा, मंगल 12वें भाव में भी कुछ दिन पूर्व ही बताया था कि 8वें और 12वें का मंगल हो तो कर्ज से लाइफ टाइम मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उससे भागने का प्रयत्न मत करिए। लेकिन एक और पूर्व में वीडियो बना करके बताया था कि मंगल कुंडली के 12वें में बैठे हैं तो एक बात तय जानी कि ऋण में मुक्ति नहीं होगी, आप मृत्यु नहीं होगी, आप अपने परिवार वालों के ऊपर ऋण छोड़ करके नहीं मरेंगे, पहला पॉइंट। तो इस अवस्था में एक बात तो तय है कि ऋण से मुक्ति मिलेगी। अब बात जहां संघर्ष की है, समझिए, यह भी एक बड़ा गहन विषय है, समझने का विषय है कि जब मान लीजिए लग्नेश आपकी कुंडली के षष्ठ में है, तो लग्नेश षष्ठ में हुए तो यह इस बात की सूचना है कि जीवन काल में संघर्ष की वृद्धि कराएगा, यह पहला पॉइंट है, इसे आपने समझ लिया। अब मान लीजिए कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मैं ऋण को लेकर परेशान हूं, और अगर ऋण नहीं होता तो परेशानी तो तब भी होनी थी, ऋण नहीं होता तब भी परेशानी होनी थी, तो संभव है कि कोई और परेशानी होती। उससे अच्छा तो यह है कि चलिए ऋण से ही आप परेशान हैं, कम से कम ऋण है तो चुकता भी हो जाएगा, उससे मुक्ति भी मिल जाएगी। अरे परेशानी तो फाइनल है, किसी और चीज से भी होना अच्छा तो यही है कि ऋण से हैं, रोग से होते, शत्रु से होते, ऋण से हैं, मुक्ति पाने का प्रयत्न करिए। एकता गोयल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि धनु लग्न में 9वें भाव में बुध शनि की युति, जिस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव देगा? बिल्कुल देगा। आप स्त्री हैं तो स्त्री की कुंडली में बुध, बुध को कौन कहा? बुध कौन है? बुध यज्ञो वै विष्णु रूप, विष्णु कहा गया है। और शनि कौन है? शनि वैराग्य है। तो एक स्त्री के दृष्टिकोण से ये आपके लिए हो सकता है बहुत कारगर चीज न हो, लेकिन बुध शनि की युति कुंडली में एक तरह से वैराग्य की स्तुति और धर्म से जुड़ने वाली स्थिति भी उत्पन्न कराता है। हालांकि शनिदेव कुंडली के भाग्य भाव में यदि बैठे हैं तो जातक के जीवन काल में एक अच्छी स्थिति भी उत्पन्न होती है, और वो है कि भाग्य की जब जब आवश्यकता हो भाग्य का साथ अवश्य मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इसे आप केवल खराब समझिए, इसके अच्छे परिणाम भी हैं। और ये अर्पित वशिष्ठ हैं, इन्होंने पूछा है मंगल यदि नीच राशि में हो और 10वें भाव में बैठे हों जहां वो दिग्बली होते हैं तो उनका प्रभाव कैसा होगा? अच्छा होगा। मैंने कई बार इस सवाल का जवाब दिया है, अपने कार्यक्रमों में समझाया है कि जन्म कुंडली में यदि सप्तम में सूर्य उच्च के भी हों तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, लग्न में यदि नीच के भी हों तो उनका प्रभाव फिर भी ठीक होता है, 10वें में यदि नीच के भी हों तो ठीक होता है। वैसे ही मंगल चतुर्थ में यदि उच्च के भी हों तो वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, लेकिन 10वें में यदि नीच के भी हैं तो उनको दिग्बल पहले तो मिल रहा है, स्थान बल मिल रहा है, क्योंकि वो उच्च राशि मकर राशि वहां पर कालपुरुष की कुंडली में होती है तो उनको स्थान बल मिल रहा है। तो उस अवस्था में अगर नीच राशि में भी हैं तो वो अच्छा प्रभाव देंगे, और दिग्बली तो ये है ही। अभिषेक एस्ट्रोलॉजिस्ट, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र मंगल केतु की युति है, यह युति कैसा फल देगी? कन्या लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में, तो कन्या तुला वृश्चिक, वृश्चिक राशि में शुक्र मंगल और केतु की युति, राहु यानी कि 9वें भाव में हो गए। सीधी सी बात है कि जो तीसरा भाव है आप जानते हैं किस चीज का है? ये काम त्रिकोण का 9वां है। अब काम त्रिकोण के 9वें में शुक्र मंगल की युति पर राहु की दृष्टि का पड़ना, ये कहीं ना कहीं भटकावे की ओर इशारा कर रहा है, जीवन काल में भटकावा देगा। तो सबसे पहले अपने भटकावे पर नियंत्रण लेकर के आइए। बाकी अगर देखा जाए तो कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र का जाकर के तीसरे में बैठना, शुक्र इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, तीसरे में है तो ठीक है, मंगल का तीसरे में कारकत्व उनको मिलता है, ये भी ठीक है। राहु 9 में होने से कोई नुकसान नहीं, भाग्य का साथ मिलता है, परंतु हां चरित्र पर अंकुश अवश्य होना चाहिए। प्रिशा, इन्होंने पूछा है कि सप्तमस्थ राहु पर केतु और मंगल की दृष्टि है और सप्तमेश शुक्र 9वें भाव में 10 डिग्री कर्क राशि के बैठे हैं। शुक्र केवल केतु से दृष्ट हैं, लेकिन नौमांश में तुला राशि में गुरु से दृष्ट हैं, क्या मैरिज लाइफ में बाधा आएगी? सप्तमस्थ राहु पर केतु और मंगल की दृष्टि है और सप्तमेश शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं। तो सप्तमेश शुक्र का 9वें में होना यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी
अगर पृषा ये लड़की की कुंडली है तो देखना होगा कि गुरु की स्थिति क्या है, क्योंकि आपने जैसा कहा है केतु जब सप्तम में बैठे हैं तो फाइनल है, राहु की दृष्टि तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि विच्छेदात्मक नहीं है, सूर्य शनि और राहु यही तीन ग्रह विच्छेदात्मक दृष्टि डालते हैं, लेकिन मंगल विस्फोट कराता है। मंगल विच्छेद नहीं कराता पर विस्फोट कराता है, मतभेद करा देता है। अब आपने जैसा कि लिखा कि सप्तमेश शुक्र नवम में बैठे हैं 10 डिग्री पर, कर्क राशि के बैठे हैं, और शुक्र केवल केतु से दृष्ट है। ठीक है, केतु से दृष्ट होने से भी कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा कि नवमांश में तुला राशि में गुरु से दृष्ट है, तो नवमांश में गुरु की जन्मांक में गुरु की स्थिति को देखिए कि गुरु किस तरह की स्थिति में है। स्त्री की कुंडली में यदि गुरु ठीक है तो फिर ऐसा कुछ मैरिज लाइफ में बहुत परेशानी नहीं आएगी। अब राहु मंगल का संबंध बन रहा है तो मतभेद तो होगा ही होगा। महेंद्र सिंह है, इन्होंने पूछा है लाभ भाव का स्वामी केंद्र में, धन भाव का स्वामी अष्टम में, गुरु धन भाव में हो तो क्या धन योग है? लाभ भाव का स्वामी केंद्र में, बढ़िया। लाभ भाव का स्वामी यदि केंद्र में है तो ठीक है, और धन भाव का स्वामी अष्टम में और गुरु धन भाव में, तो गुरु को धन का कारक कहा गया है, तो गुरु धन कारक बन करके द्वितीय में बैठे हों और अष्टमस्थ धनेश से दृष्ट हों, तो धनेश और धन कारक की दृष्टि और लाभेश केंद्र में, तो धनवान तो योग बना। लेकिन यहां एक समस्या है। अब मान लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हैं और अकेले हैं और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। एक उदाहरण से समझिए कि धनेश शनिदेव शनि धन भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अकेले देवगुरु वहां पर भावनाश करते हैं। हालांकि आपने जो सूत्र बताया है इसमें बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ज्योतिष में मामूली परिवर्तन से पूरा प्रेडिक्शन चेंज होता है। अब यहां पर जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न को जरा ध्यान से समझें तो आपकी कुंडली में महाधन योग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु पर अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो धननाश योग भी बन रहा होगा। फलतः यह धन संचित नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी महाधन योग है तो धन के कारण कार्य नहीं रुकेंगे। और कृष्णा नंद त्रिपाठी, इन्होंने पूछा है मेरी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी शनि हैं, उन्हीं की महादशा चल रही है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र चतुर्थ भाव में है और शनि एकादश भाव में, दोनों में षडाष्टक योग है। ऐसे में क्या शुक्र का रत्न पहनकर शुक्र को बलि किया जा सकता है? मेरी भाग्य भाव के स्वामी शनि हैं और आपने कहा है कि पंचम के स्वामी शुक्र, यानी आपके मिथुन लग्न की कुंडली है। आप बिल्कुल शुक्र को बलि करिए, शुक्र को बलि करने से कोई दिक्कत नहीं है। ये षडाष्टक योग है, लेकिन इस पर भी मेरी चर्चाएं हुई हैं कि ये केंद्र के संबंध में ये षडाष्टक योग नुकसान बहुत नहीं पहुंचाता है, तो आप पहनिए। लेकिन यहां एक तर्क है जिसे आपको समझना होगा। मैंने इसके लिए उत्तर कालामृत का एक वीडियो बनाकर के प्रमाण दिया था, समझाया था कि यदि शनि की दशा में शुक्र या शुक्र की दशा में शनि का अंतर हो तो कई बार यहां पर यह देखना है कि दोनों ग्रहों में बलाबल क्या बराबर की स्थिति का है। ऐसी स्थिति में शुक्र की दशा में शनि का अंतर या शनि की दशा में शुक्र का अंतर जातक को बेहद संघर्ष दिला देता है, बेहद संघर्ष दिला देता है। अब ये दोनों की स्थिति को देखना होगा कि बलाबल दोनों में कितना है, किसका बल ज्यादा है। कहीं शनि बहुत बली तो नहीं पड़ रहे हैं शुक्र से, अगर शुक्र से अधिक बली पड़ेंगे तो शुक्र को दबाएंगे, फलतः अच्छा होने की जगह कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। और ये नितिन कुमार हैं, इन्होंने पूछा है मेरी धनुलग्न की कुंडली है जिसमें मंगल और केतु की युति 12वें भाव में है, गुरु चंद्र की युति पहले भाव में और सूर्य बुध की युति चौथे भाव में। मुझे मंगल का फल जानना है। अप्रैल 2025 में मंगल की दशा शुरू हो रही है, शुक्र तीसरे भाव में है। मेरी धनुलग्न की कुंडली है जिसमें मंगल 12वें भाव में बैठे हैं। तो वृश्चिक राशि में मंगल स्वगृही जाकर के बैठे हैं और देखा जाए तो पंचमेश भी है मंगल। अब मंगल की दशा जो शुरू हो रही है, वैसे तो मंगल स्वगृही और अच्छा ही फल देंगे क्योंकि वो पंचमेश भी हैं, परंतु मंगल की इस दशा काल में आपको कुछ चीजों का ख्याल तो विशेष रूप से रखना होगा। इस समय विशेष में ऋण लेना, कर्ज से आपको पूरी तरह से सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। कर्ज का आपके जीवन काल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो कर्ज लेना देना दोनों चीजों से बचिए। बाकी रही बात मंगल की दशा, अब मंगल 12वें भाव में बैठे हैं जैसा कि आपने मुझे बताया। अब आपने ये लिखा है कि मंगल केतु के साथ है, तो मंगल केतु के साथ और स्वगृही केतु के साथ कुजवत मंगल, कुजवत केतु, तो ये केतु मंगल के बल को 5 गुना अधिक बढ़ा देगा, तो फलतः मंगल के बल में वृद्धि हुई। अब यहां पर व्यय की वृद्धि होगी, लेकिन ये चिंता की बात नहीं क्योंकि मंगल आपके लिए कारक ग्रह भी है, पंचमेश भी है। पर यहां जो केतु वहां पर है तो राहु षष्ठ में होगा। अब षष्ठस्थ राहु पर मंगल की जो दृष्टि है ये दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कराएगी। आंखों का भी ख्याल रखिएगा, चोट चपेट, एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना इत्यादि
इस तरह की घटना, कोई दुर्घटना घटित न हो, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। यह दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न करा देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्न को, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन दर्शकों के प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। जिन बाकी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा उनकी भी जिज्ञासा शांत हुई होगी। अगर आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है अपनी जन्म कुंडली से संबंधित, तो प्रश्न को बहुत बड़ा न करते हुए, अपनी बात संक्षिप्त में रखते हुए आप वीडियो के, किसी भी वीडियो के, चाहे इसी वीडियो के या किसी भी वीडियो के कमेंट में आप अपने प्रश्न लिख दीजिए। वहां से चुनाव होगा और अगला जब भी मैं कार्यक्रम लेकर के ज्योतिष जिज्ञासा का आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, उस दिन मैं आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।